हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा चैप्टर है वंशागति विविधता के सिद्धांत। इस अध्याय में हम वंशागति के जितने भी सिद्धांत है, कुंजी शब्द, मेंडल के नियम और मेंडल के नियम के क्या अपवाद हैं, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आनुवांशिकी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आनुवांशिकी जो शब्द है वो बैटसन ने दिया था पहली बार। और बैटसन जो है वो कहा जाता है आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। तो वंशागति एवं विविधता के अध्ययन को, वंशागति और विविधता के अध्ययन को, वंशागति और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। अब देखो, एक शब्द हो गया आनुवांशिकी, तो वंशागति और विविधता का अध्ययन। वंशागति क्या है? इनहेरिटेंस क्या है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विविधता की, वेरिएशन की। तो विविधता क्या होता है? जैसे आप घर में देखो, माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, और बच्चों का आपस में, यानी कि भाई बहन है या भाई भाई हैं, तो सब एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो वो विविधता कैसी हो सकती है? तो बहुत सीधी सी बात है, विविधता क्या होता है? जो अंतर है, भेद है, उसकी जो कोटि है, डिग्री ऑफ डिफरेंस को हम विविधता कहते हैं। और विविधता किस किस के बीच में? पैतृक और पैतृक और संतति के बीच में जो विविधता है, और दो संततियों के बीच में जो विविधता है, उस सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? विविधता। विविधता दो प्रकार से देखी जा सकती है, सतत और असतत। सतत मतलब हर पीढ़ी में देखने को मिलेगी और उसका कारण है लैंगिक जनन, और असतत विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, जो अचानक से कभी कभी देखने को मिलती है। अब मेंडल साहब के कुछ नियम हैं जिन्हें आनुवांशिकी के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कारक की बात करते हैं। कारक क्या होता है? जिसे फैक्टर, ये शब्द पहली बार मेंडल साहब ने दिया। और कारक मतलब कारक वो चीज है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है या स्थानांतरण करने के लिए उत्तरदायी है। तो मेंडल साहब ने ये शब्द दिया। बस मेंडल साहब कहां फेल हो गए? वो ये नहीं बता पाए कि इसका भौतिक आधार क्या है, कि भाई ये चीज फैक्टर है या ये चीज कारक है, ये नहीं बता पाए। तो कारक शब्द क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि कारक वो आधार है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है या लेकर जाता है। ठीक है? अब जो कारक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लक्षण की बात करते हैं। लक्षण क्या होता है? तो किसी भी जीव का जो भौतिक रूप से दिखने वाला भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? लक्षण। तो जैसे रंग, लंबाई, आकार एक लक्षण हो गया। लेकिन यदि आप किसी जीव को देखो तो लक्षण, जैसे लंबाई है तो आपको छोटा भी दिखाई देगा और लंबा भी दिखाई देगा, तो उन्हें कहते हैं विशेषक या ट्रेट। तो किसी भी लक्षण के जो भी प्रयास हैं, प्रारूप है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? विश्लेषक कहलाते हैं या ट्रेट कहलाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक लक्षण क्या है? हमारे पास एक लक्षण लंबाई है, और इस लंबाई को दो प्रकार से क्या है? देखा जा सकता है। दो प्रकार से कैसे? एक लंबा है और एक बौना है। तो ये लक्षण हो गया, और ये इसके दो क्या हो गए? ये इसके प्रारूप हो गए, ट्रेट्स हो गए। तो किसी भी लक्षण के ट्रेट दो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ये बात आगे हम समझेंगे। जीन की यदि बात करें, भाई जीन क्या होता है? तो किसी भी लक्षण का आणविक स्तर पर भौतिक आधार, के आणविक स्तर पर वो चीज जो किसी लक्षण को कूट कर रही है, कोड कर रही है, उसे जीन कहते हैं। तो डीएनए का वह खंड या बेस पेयर, क्षार, जो जोड़े होते हैं, क्षार के बनते हैं ना, बेस पेयर का वह समूह जो किसी लक्षण, ठीक है, किसी लक्षण आरएनए या प्रोटीन को कोड करता है, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है? जैसे एक लक्षण लंबाई है, तो डीएनए पर वह भाग जो इस लंबाई को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, उसे, उस भाग को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। इसके बाद एलील। एलील क्या होता है? सबसे पहली बार बेटसन ने यह शब्द दिया। तो किसी भी जीन का प्रारूप, जैसे लक्षण के दो प्रारूप हैं, आणविक आधार पर जीन के दो प्रारूप हैं।
ठीक है। तो जैसे यहां पर समझिए, यहां मेरे पास ये एक डीएनए है और इस डीएनए पर यहां से यहां तक कोई जीन उपस्थित है। तो इसके इस वाले डीएनए पर, और ये डीएनए कौन कौन से, एक पितृ जो पिता से आया, एक मातृ जो माता से आया है। तो उसी डीएनए पर, मातृ वाले डीएनए पर भी उसी जगह वही जीन उपस्थित होगा। ठीक है, यानी कि जो लंबाई को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। ठीक है। लेकिन लेकिन अब ये लंबाई को तो कोड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये लंबे को कोड करता हो, ये बोने को कोड करता हो। ठीक है। तो जैसे एक लक्षण है हमारे पास लंबा और बोना, उसी तरह से जीन के दो प्रारूप हो गए। एक प्रारूप जीन का जो लंबेपन को कोड करेगा, एक बोनेपन को कोड करेगा। इसके बाद समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव में ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान जीन समान स्थान लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। जैसे मटर की बात करें तो मटर में कितने गुणसूत्र हैं? तो मटर में लगभग टोटल 2n = 14, 14 गुणसूत्र होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अब यहां पर समझिए कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 7 जोड़े हो गए। इन 7 जोड़ों में से ये पहला जोड़ा हम लेते हैं, इसमें से एक गुणसूत्र कहां से आया है? माता से। एक कहां से आया है? पिता से। ठीक है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। इस दूसरे जोड़े पर हम मान लेते हैं कि यहां पर कहीं ये जीन उपस्थित है, कोई जीन उपस्थित है। ठीक है। तो ये दोनों गुणसूत्र आपस में क्या कहलाएंगे? समजात गुणसूत्र। यानी कि मटर में उसकी हर कोशिका के केंद्रक में टोटल 14 गुणसूत्र हैं, जो 7 जोड़ों में उपस्थित है। और हर जोड़े में वो गुणसूत्र उपस्थित है जिन पर एक जैसे जीन उपस्थित है, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में 23 समजात गुणसूत्र होंगे, 23 जोड़ी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विषम जात गुणसूत्र की बात करते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान जीन समान लोकाई यानी कि स्थान पर उपस्थित नहीं होते, जैसे गुणसूत्र नंबर 1 या 2 या 2 या 3 आपस में क्या कहलाएंगे? विषम जात गुणसूत्र कहलाते हैं। अब समयुग्मजी, ये जो चीज है ये किसके लिए है? ये जीन के प्रारूप के विषय में है। समयुग्मजी होमोजाइगस, जब समजात गुणसूत्रों पर, ये समजात गुणसूत्र हैं, पर एक जीन के एक ही प्रारूप उपस्थित हो, जैसे यहां लंबाई वाला है, यहां भी लंबाई वाला है, यहां बौना है, यहां भी बौना है, ये समजात गुणसूत्र हैं। तो इस एलील की इस कंडीशन को समयुग्मजी कहा जाता है। इसके बाद आता है विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब दो समजात गुणसूत्र पर किसी एक जीन के दोनों प्रारूप उपस्थित हो, जैसे देखो यहां लंबा और यहां बौना, तो इसे कहते हैं विषम जात। ठीक है, विषम युग्मजी। जैसे कैपिटल ए सम युग्मजी है, स्मॉल ए विषम युग्मजी, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए विषम युग्मजी। इसके बाद हेमीजाइगस कंडीशन आती है। तो जब किसी लक्षण का एक ही प्रारूप उपस्थित हो, दूसरा हो ही ना, तब हम उसे हेमीजाइगस कहते हैं। जैसे मनुष्य में वर्णांधता का जीन, ये वाई गुणसूत्र है और ये एक्स गुणसूत्र है। इस एक्स गुणसूत्र पर यहां वर्णांधता का जीन उपस्थित है। तो जो नर है, मनुष्य नर की मैं बात करूं तो मनुष्य नर में वर्णांधता का एक ही एलील उपस्थित होगा, एक ही प्रारूप, दूसरा ही नहीं, क्योंकि दूसरे के वाई पर उपस्थित ही नहीं होता। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हेमीजाइगस। ठीक है। अब प्रभावी व अप्रभावी एलील, जब किसी जीन के दोनों लक्षण प्रारूप एक साथ उपस्थित हों, उनमें से एक प्रारूप अपना लक्षण प्रकट कर सकता हो, ये यहां क्या हो रहा है? ये प्रकट हो रहा है, लेकिन ये प्रकट नहीं हो रहा। तो जो प्रकट हो रहा है वह प्रभावी कहलाता है, और जो अपना लक्षण प्रारूप प्रदर्शित नहीं कर पाता वो अप्रभावी कहलाता है। लेकिन यह कंडीशन विषम युग्मजी अवस्था में देखने को मिलेगी। किसी जीन के जो प्रारूप है, जब दोनों एक साथ उपस्थित हों, तो उनमें से एक प्रारूप अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और दूसरा नहीं करेगा। जो करेगा वो प्रभावी और जो नहीं करेगा वो अप्रभावी कहलाता है।
यहां पर हम प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील की बात कर रहे हैं, तो उसे संकेत के रूप में कैसे समझाया जाता है? तो कैपिटल ए ये प्रभावी के लिए, या स्मॉल ए के ऊपर प्लस लगा देंगे, या प्लस, या कैपिटल टी, ये सब प्रभावी एलील या प्रारूप के संकेत हैं। अप्रभावी के लिए ज्यादातर छोटा ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रभाविता का क्या सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, अब यहां समझिए, यहां मेरे पास एक डीएनए है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। इस डीएनए पर मान लेते हैं यहां से यहां तक एक जीन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? जीन। और ये जीन अपना क्या बनाता है? एक एमआरएनए बनाता है। यहां पर ये बन रहा, और वो एमआरएनए अपना एक प्रोटीन बना। ठीक है, अब क्या होगा कि एक जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अलग अलग क्या है, ये जीव दिखा रहा हूं मैं, जिनमें ये जीन उपस्थित है। अब ये जीन सब में एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इन सब में एक जैसा जीन है। लेकिन समय अंतराल में क्या हुआ कि यहां इस जीव में, यहां उद्ध विकास के दौरान इस जीव में क्या हो गया? उत्परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें उत्परिवर्तन हुआ। ये तो इसके आने वाली पीढ़ियों में जाएगा। अब ये उत्परिवर्तन होकर एक नया जीन बना, एक इसका नया प्रारूप बना, जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका स्थान वही होगा? सेम वही होगा, कोई अंतर नहीं। लेकिन हो सकता है कि जो ये रूपांतरित होकर जीन बना है, ये समान प्रोटीन बनाए जैसा वो बना रहा था, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कम स्तर का प्रोटीन बनाए, उतना प्रभावी प्रोटीन ना बनाए, या हो सकता है विभिन्न प्रकार का प्रोटीन बनाए या प्रोटीन ना बनाए। जब यह जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा, उस अवस्था में यह अप्रभावी हो जाए। समझ आ गया? तो इस तरह से एक जीन के एक प्रारूप से दूसरा प्रारूप बना है। तो रूपांतरित कौन सा है? ये, इसे कहते हैं वाइल्ड टाइप, इसे कहते हैं म्यूटेंट। ठीक है, तो ये प्रभावी हो गया, और इस अवस्था में ये अप्रभावी जीन कहलाता है। अब बात करते हैं लक्षण प्रारूप। बाह्य प्रारूप क्या है? जैसे लंबाई, पुष्प का रंग, बीज का आकार, ये लक्षण प्रारूप है। और जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आणविक स्तर पर वो कैसा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे लंबे के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक जीन के जो दो एलील हैं वो यहां पर किस प्रकार से व्यवस्थित है, समजात गुणसूत्र, तो व्यवस्था ये हो सकती। अब फिनोकॉपी क्या होता है? जब किसी दो जीव का लक्ष्य जीन प्रारूप भिन्न भिन्न हो। कैसा हो? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न हो, किंतु लक्षण प्रारूप समान हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां एक लंबा पौधा है, और मेरे पास यहां एक बौना पौधा था, जिसे मैंने जिब्रेलिक एसिड से क्या कर दिया? ट्रीट कर दिया, ऐसे दे दिया, तो ये भी लंबा हो गया। लेकिन लक्षण प्रारूप के आधार पर देखूं तो ये कैसा है? कैपिटल टी, और ये कैसा है? स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, तो जीन प्रारूप इसका भिन्न है इससे, लेकिन लक्षण प्रारूप के मामले में ये दोनों एक जैसे हैं। इसे कहते हैं फिनोकॉपी। अगर इसका स्वपरागण कराया जाए तो आने वाली पीढ़ी बौनी होगी, लंबी नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमने किया है। इसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब संतति अपने पैतृक से निम्न कोटि वाले गुण प्रदर्शित करे, जो आने वाली संतति है वो अपने पैतृक से निम्न कोटि के गुण प्रदर्शित करे, उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और एक होता है हाइब्रिड विगर, संकर ओज, हिंदी में इसे कहते हैं संकर ओज। संकर ओज कहा जाता है। संकर ओज क्या है? जब संतति अपने पैतृक से उच्च गुण वाली हो, जब संतति उच्च गुण वाली हो, अपने पैतृक से उच्च गुण वाली हो, तो उसे संकर ओज या हाइब्रिड विगर कहा जाता है। एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। अब हम पितामह अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल
का यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो इन्हें कहा जाता है आनुवांशिकी के पिता। इन्होंने अपने प्रयोग मटर पर किए थे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते वो रट ले। और पाइसम सटाइवम उसका यहां पर वैज्ञानिक नाम है। इनके पेपर का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। मेंडल ने अपना कार्य 7 सालों तक किया था, 1856 से लेकर 1863 तक। 7 साल तक इन्होंने अपने प्रयोग किए। इसके बाद 1900 में, अब उसके बाद बोर हो गए मेंडल साहब। क्यों हो गए? शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे। तो मेंडल साहब को लगा यार छोड़ो ना, किसके लिए करना है भाई। नहीं कुछ मतलब मेंडल साहब एक तो बीमार रहते थे, उन्हें थोड़ी किडनी की दिक्कत थी, उसी में वो एक्सपायर भी हुए। लेकिन मेंडल का काम बहुत 35 सालों तक लगभग पड़ा रहा। 1900 में जाकर ये कार्य वापस से देखा गया, जिसमें 3 अलग अलग कौन थे वैज्ञानिक? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और शेरमार्क। ठीक है। और इन्होंने क्या पाया कि मेंडल ने जितना कार्य किया था वो बिल्कुल सटीक था, यानी कि मेंडल ने बिल्कुल सही कार्य किया था। अब बात आती है कि भाई इतने सालों तक मेंडल का काम अनभिज्ञ क्यों रहा, और दूसरा क्या मेंडल अपने कार्य में सफल थे? हाँ थे। तो दोनों बातों पर गौर करेंगे। तो अनभिज्ञ क्यों रहा? क्योंकि मेंडल साहब ने पहली बार गणित के सिद्धांत का प्रयोग किया, जो लोगों को कम समझ में आया। कारक का कोई भौतिक आधार मेंडल नहीं दे पाए कि भाई कारक क्या चीज है, वो नहीं बता पाए। और मेंडल का कार्य लोगों तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम ये जो पब्लिकेशंस है, जो प्रकाशन है, ये कम होता था। ठीक है। और सभी वैज्ञानिक उस समय डार्विन के सिद्धांत में व्यस्त थे। ये वो सारे कारण थे जिस वजह से मेंडल का कार्य अनभिज्ञ रहा, लोग ज्यादा देख नहीं पाए। अच्छा एक बात और बता दो तुम्हें, ये बात कोई बात समझ में आए ना आए अनुवांशिकी में, लेकिन ये बात जरूर समझ में आएगी कि मेंडल का काम लोगों को समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि गणितीय सिद्धांत का प्रयोग किया। अब क्या मेंडल अपने कार्य में सफल थे? हाँ थे भाई। कैसे? तो गणितीय सिद्धांत का प्रयोग किया, जिसमें त्रुटि होने की संभावनाएं बहुत कम होती, और 1 से 2 लक्षण का अध्ययन एक बार में किया। तीसरा, मटर चुना प्रयोग के लिए। उससे क्या फायदा हुआ? भाई मटर का जीवन काल बहुत छोटा होता है, संतति की संख्या अधिक होती है, लक्षण स्पष्ट होते हैं, और प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। ठीक है। और कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है। तो ये वो सारे कारण थे भाई जिस वजह से मेंडल सफल रहे। ठीक। इसके बाद लक्षण, 7 लक्षण मेंडल ने जो लिए, ठीक है, वो कौन कौन से थे? 1457 याद रखें। गुणसूत्र नंबर 1, गुणसूत्र नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 गुणसूत्र हैं। पहले गुणसूत्र पर 2 लक्षण हैं, बीज का रंग और पुष्प का रंग। उसके बाद चौथे गुणसूत्र पर 3 लक्षण उपस्थित हैं। कौन कौन से? पादप की लंबाई, फली का आकार, पुष्प की स्थिति। 5वें गुणसूत्र पर फली का रंग, और 7वें गुणसूत्र पर बीज की आकृति। ये वो 7 लक्षण हैं जो मेंडल ने अपने प्रयोग में इस्तेमाल किए। और कुल 14 वैरायटी मेंडल साहब ने ली। किस्में 14 किस्में ली थी। तो हर किस्म में क्या था? इस लक्षण की 2 वैरायटी, पुष्प का रंग। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी वैरायटी थी। पुष्प का रंग तो प्रभावी वाला कैसा था? वॉयलेट, पर्पल, बैंगनी जामुनी जिसे कहते हैं, और अप्रभावी सफेद। बीज का रंग कैसा था? पीला प्रभावी, और अप्रभावी हरा। लंबाई लंबा प्रभावी, बौना अप्रभावी। यहां सारे प्रभावी, यहां अप्रभावी हैं। फली का आकार चपटा, इन्फ्लेटेड, प्रभावी था, और कंस्ट्रक्टेड मतलब ऐसे जिसमें आपको बीज अलग अलग दिखाई दे, फली ऐसी बन जाए, वो कंस्ट्रक्टेड कहलाता है। इसके बाद पुष्प की आकृति, एक्साइल, एक्साइल मतलब साइड में निकला हुआ पुष्प। अक्षीय, है ना, और ये कक्षीय, कक्षीय अक्षीय, कक्षा में हो और अक्ष पर ऊपर हो, टर्मिनल। इसके बाद फली का रंग हरा और पीला, और उसके बाद बीज की आकृति गोल प्रभावी और जुरीधार अप्रभावी। अब यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं, ये बात याद रखना, एन क्या होता है? एन का मतलब हाइब्रिड। ठीक है, एन
याद रखना यहां पर n वो हैप्लॉइड वाला नहीं, n का मतलब होता है कितने हाइब्रिड है, ये बात याद रखनी है। अब जैसे यहां पर कितने हाइब्रिड है, एक, ये बात याद रखनी है। तो अगर मुझे युग्मक के प्रकार निकालने हो तो मेरे पास सीधा एक सूत्र है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड। अगर मैं कुल युग्मनज है ना, मादा युग्मनज की संख्या कि कितने युग्मनज बनेंगे, तो मादा युग्मनज की संख्या गुणा नर युग्मनज की संख्या, ये सूत्र है, याद कर लीजिए। लक्षण प्रारूप के प्रकार 2 की पावर n, जीन प्रारूप के प्रकार 3 की पावर n, लक्षण प्रारूप का अनुपात 3:1 की पावर n, और जीन प्रारूप का अनुपात अगर निकालना हो तो 1:2:1 की पावर n। और कितने हाइब्रिड दिए हुए हैं, बस उससे यहां पर उसे क्या करो, उसकी पावर लगा दो। ये सूत्र है, याद कर लीजिए, इनसे तुरंत उत्तर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे एकल संकर संकरण केवल एक लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया जाए, जैसे पादप की लंबाई। तो यहां पर अपने पास एक लंबा पादप है, एक छोटा है, बोना है, और इसमें यहां पर 14 गुणसूत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे जोड़े पर यहां लक्षण उपस्थित है, कौन सा, कैपिटल टी और स्मॉल, सॉरी कैपिटल टी यहां पर। यानी कि इस वाले गुणसूत्र पर भी और इस गुणसूत्र पर भी लंबाई का जीन उपस्थित है, और उसके प्रारूप दोनों यहां पर एक जैसे समयुग्मजी अवस्था है। यहां पर बौने हैं तो यहां पर भी समयुग्मजी अवस्था। अब हमें क्या करना है, हमें संकरण कराना है, लेकिन हमारे अनुसार। तो हम क्या करेंगे, यहां पर विपुंसन करेंगे। से पहले मादा मानेंगे किसी को, अब ये तो दोनों बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी पुष्प है, तो मान लीजिए मैंने इसे मादा मान लिया है यहां पर कि भाई ये मादा है, तो इस मादा का विपुंसन किया जाएगा। विपुंसन क्या होता है, अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर का हटाना। हटा दिया हमने, लेकिन इस पर और भी तोड़ के आ सकते हैं, तो इसका क्या करते हैं, बोराकरण बैगिंग कर, जिससे अवांछित पुष्पों को, परागकणों को यहां आने से रोका जा सके। इसके बाद अब यहां पर ये हमारे पास वही लंबा था, ये बोना था, इनका दोनों का क्रॉस, दोनों में युग्मकों की संख्या यहां निकाल ली हमने, एक ही प्रकार के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, इनका क्रॉस करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल, तो यहां F1 आ गया। ठीक है, यानी कि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, लंबे। ठीक है, इनका जीन प्रारूप क्या है, संकर, हाइब्रिड, तो मोनो हाइब्रिड, एकल संकर है, एक ही संकर है। ठीक है, अब इनका स्वपरागण करा देते हैं, तो यहां कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, अब याद करो, यहां पर संकर कितने हैं, एक, तो n की पावर एक, 2 की पावर n, तो यहां कितने, 2 प्रकार के युग्मक बने, और युग्मनज कितने, 2 युग्मक इसके, 2 इसके, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 4। तो देखो दोनों युग्मक, नर वाले यहां, मादा वाले यहां, और ये हमने एक चेकर बोर्ड बना दिया, इसे पनेट स्क्वायर भी कहते हैं, जो पनेट ने पहली बार बनाया था। एक युग्मक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, फिर एक यहां से हमने इनके सारे कॉम्बिनेशन देखे। तो आने वाली इस F2 पीढ़ी में 3 लंबे और एक बौना प्राप्त हुआ, लक्षण प्रारूप के अनुसार। लेकिन जीन प्रारूप के अनुसार यहां पर 1:2:1 में प्राप्त हुए लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप, सॉरी, जीन प्रारूप क्या था, 1:2:1, और लक्षण प्रारूप क्या था, 3:1। इसके बाद लक्षण प्रारूप कैसे निकाले, हमें क्या पता भाई। अब देखो लंबे कितने हैं, लक्षण प्रारूप के आधार पर 3:4, यानी कि 4 में से 3 है तो 75% हो गए या नहीं हो गए। पौने कितने हैं, 1/4, तो कितने हो गए, 25%। समझ आया। अब जीन प्रारूप की बात करें तो समयुग्मजी प्रभावी कितने हैं, 4 में से 1/4, तो 25%। विषम युग्मजी कितने हैं, 2, 4 में से तो कितना, 1/2, यानी कि 50%। और समयुग्मजी अप्रभावी कितने हैं, 1/4, यानी कि 25%।
तो नियम इस पर दो हैं, प्रभावितता का नियम और पृथक्करण का नियम, जो किस पर, एकल संकर संकरण पर आधारित है। तो प्रभावितता का नियम क्या कहता है, जब किसी जीन के दोनों प्रारूप एक साथ उपस्थित हों, दोनों प्रारूप एक साथ उपस्थित हों, तो कोई एक प्रारूप अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, वह प्रभावी कहलाता है, और जो नहीं करता वह अप्रभावी कहलाता है। इसके बारे में हमें F1 पीढ़ी से पता चलता है। समझ आ गया? यानी कि यहां पर एक प्रभावी एलील है, एक अप्रभावी, तो ये इसके ऊपर प्रभाव डालेगा तो इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा, और इसके अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, जब किसी लक्षण के प्रारूप एक साथ उपस्थित हो, युग्मक के निर्माण के समय दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक होते, अलग अलग युग्मक में स्थानांतरित हो जाते। दोनों लक्षण प्रारूप एक साथ उपस्थित है, कैपिटल ए स्मॉल, एक प्रभावी अप्रभावी। जब युग्मकों का निर्माण होगा तो ये एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे और अलग अलग युग्मक में जाएंगे। तो कोई युग्मक किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष लक्षण के लिए शुद्ध होगा, क्योंकि उसमें किसी लक्षण, किसी जीन का कोई एक ही एलील उपस्थित हो। इसके दो अपवाद हैं। वैसे तो ये सार्वभौमिक है, इसका ऐसा कोई अपवाद नहीं है, लेकिन एक छोटे से अपवाद के साथ, वो है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों का जब पृथक्करण होता है तो कई बार ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों गुणसूत्र एक ही ओर चले जाते, तो वो कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। इसके बाद एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी में पैतृक लक्षणों का अनुपात क्या होगा, ये बताना। तो पैतृक लक्षणों का अनुपात कैसे निकाले, पैतृक क्या थे, पैतृक लंबा और बोना था, तो क्या होगा, 3:1 होगा। क्या सामने 3 पैतृक वाले हैं, लंबे हैं, और एक क्या है, छोटा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द्विसंकर संकरण की बात करते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें 2 लक्षण लेकर क्रॉस कराया। अब मेंडल साहब ने कौन से लक्षण लिए साहब, अरे भाई कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो। तो जैसे पुष्प के रंग के साथ इसे भी लिया जा सकता है, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके 5, 4, 3, 2, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 21, इनके सबके मिलाकर। तो इनमें से एनसीईआरटी में बीज का आकार और बीज का रंग दिया, ये 2 लक्षण लेकर क्रॉस कराया। बीज के आकार के 2 प्रारूप हैं, गोल और झुर्रीदार। गोल प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी। बीज के रंग की यदि बात करें तो पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी। ठीक है, अब यहां पर इनके बीच में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। गोल पीले का झुर्री और हरे के साथ क्रॉस कराया गया, तो इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसे कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, स्मॉल। युग्मकों की संख्या, तो यहां कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर, दोनों का क्रॉस करा दिया, तो F1 पीढ़ी में हमें यहां पर 2 संकर मिल रहे हैं, एक संकर ये रहा, एक संकर। तो लक्षण प्रारूप कैसा है, प्रभावी का दिखाई देगा, गोल और पीला। लेकिन जीन प्रारूप कैसा होगा, जीन प्रारूप संकर होगा, यानी कि द्विसंकर, 2 संकर है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसीलिए इसे द्विसंकर संकरण कहलाता। अब यहां पर युग्मक कितने, अब इसका स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कराने पर इसका क्रॉस इसी के साथ, तो युग्मक के प्रकार मैंने बताया था 2 की पावर n, और n क्या है, 2 संकर है, तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 प्रकार के युग्मक बने। कौन से 4 प्रकार के और कैसे, देखो मैंने क्या किया, यहां से ये वाला जो मेरा लक्षण है, इस लक्षण में से मैंने एक जीन प्रारूप ये रहा और दूसरा ये रहा। कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई। तो इस प्रकार मेरे पास 4 प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, जिनका यहां पर अगर मैं रेशो देखूं, अनुपात देखूं, तो 1:1:1:1:1, 25% ये है, 25% ऐसे होंगे, 25% ऐसे होंगे, 25 ऐसे, ये बनेंगे। अब ये एनसीईआरटी का जो क्रॉस है वो यहां आपको दिखाया गया है। तो यहां पर कुल कितने युग्मनज बनेंगे,
तो 4 गुणा 4 16, तो 16 यहां पर युग्मनज है। इन 16 में से ये जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये 9 ऐसे हैं जो गोल और झुर्रीदार हैं। इनमें से ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 ऐसे हैं जो पीले हैं और झुर्रीदार हैं। ये गोल और पीले हैं, ये पीले हैं और झुर्रीदार हैं। ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये वाला, ये वाला, ये और ये 3 ऐसे हैं जो गोल हैं और हरे हैं, और ये अकेला कैसा है, झुर्रीदार और हरा। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि गोल पीले 9 है, झुर्रीदार पीले कितने हैं, 3, गोल हरे कितने हैं, 3, और झुर्रीदार हरे 1। तो अनुपात क्या आ गया, 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये इसका लक्षण प्रारूप है। जीन प्रारूप की बात करें तो यहां पर देखो, इस लाइन में सारे एक एक हैं, इस जैसा कोई दूसरा नहीं, इस जैसा कोई दूसरा नहीं। लक्षण जीन प्रारूप के आधार पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कोई दूसरा नहीं है। तो ये सारे अकेले अकेले हैं और ये 4 एक जैसे हैं, और बाकी सब 2-2 जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक। तो 4 एक जैसे हैं, 4 एक है, और 2 मतलब 4 सॉरी 2 ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। ऐसे जोड़े कितने हो गए, 4। तो ये हमारा क्या बन गया, 12-12-24-12-1। ये इसका क्या आ गया, जीन प्रारूप। तो गोल और हरा, पीला और झुर्रीदार, तो इनके नए कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। ठीक है। तो गोल कितने हैं, 3 16 में से, झुर्रीदार पीले कितने हैं, 3 16 में से। तो F2PD में क्या रेशो आएगा, अनुपात क्या आएगा, किसका पूछ रहा हूं, गोल और झुर्रीदार का क्या रेशो आएगा। तो 12 गोल है, 4 झुर्रीदार है, तो रेशो आएगा 3:1। ठीक है। और पीले और हरे का अनुपात क्या आएगा, पीले और हरे का अनुपात भी 3:1 आएगा। तो इसके आधार पर कौन सा नियम दिया गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, जब 2 जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो एक दूसरे से स्वतंत्र, पृथक होकर स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि झुर्रीदार के साथ पीला ही जाए या हरा ही जाए, हरे के साथ पीला। तो नए यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, हमें संयोजन देखने को मिलेंगे, और इसका अपवाद सहलग्नता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, पारस्परिक क्रॉस जिसे हम कहते हैं। यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक लंबा पौधा लिया, ये बौना लिया, इसे हम मादा कह रहे हैं कि भाई ये मादा पौधा है, इसे मादा मान लिया, और इसे नर, लंबे को। इनका क्रॉस कराया तो आने वाली पीढ़ी में हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब मैंने क्या किया, बदल दिया, जो लंबा है उसे मादा कह रहे हैं, उसे मादा मान के चल रहे हैं, और इसे नर। ठीक है। तो विपुंसन पहले इसका किया था, अब इसका कर देंगे। तो भी यहां पर क्या हो रहे हैं, लंबे पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जहां पर केंद्रीय आनुवांशिकी है वहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु इसका महत्व क्या है, इससे 2 चीजें पता चलती हैं। कोशिका द्रव्य वंशागति जो हम आगे पढ़ेंगे उसका पता चलता है, और लिंग सहलग्नता का इससे पता किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या किया जाता है कि यहां पर मेरे पास एक लंबा पौधा है जिसका क्रॉस मैं किसके साथ करा रहा हूं, बॉय, और ये पैतृक संतति है। इनका क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में मेरे पास लंबे पौधे आ गए। ठीक है। तो जब F1 पीढ़ी के किसी सदस्य का क्रॉस अप्रभावी पैतृक के साथ कराया जाए तो उसे परीक्षार्थ क्रॉस कहते हैं या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर प्रभावी के साथ कराया जाए तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। यहां पर सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थी क्रॉस जिसे कहते हैं,
उसमें हमें क्या पता चलता है? उसमें हमें किसी प्रभावी लक्षण वाले पौधे के जीन प्रारूप का पता चलेगा कि वो शुद्ध है या संकर है। अब वो कैसे चलेगा? मेरे पास यहां पर एक लंबा है, मान लीजिए उसका जीन प्रारूप ऐसा है और अप्रभावी के साथ कर रहे हैं, तो सारे आने वाले कैसे होंगे? प्रभावी लक्षण प्रदर्शित। लेकिन अगर वो विषम युग्मजी अवस्था में है तो यहां पर 1:1 में लंबे और बोने में, तो मुझे इससे जीन प्रारूप पता चल गया, नहीं चल गया? तो किसी भी प्रभावी लक्षण वाले जीव का जो प्रभावी लक्षण है, तो उस प्रभावी लक्षण का जीन प्रारूप पता किया जा सकता है परीक्षार्थ क्रॉस से, टेस्ट क्रॉस से पता किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या F1 पीढ़ी का जीन प्रारूप क्या है? किसी प्रभावी लक्षण प्रारूप का जीन प्रारूप, युग्मक के प्रकार, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, और सहलग्नता, इतनी सारी चीजें अकेले टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ क्रॉस से पता की जा सकती है। समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर टेस्ट क्रॉस है, लेकिन कौन सा? डायहाइब्रिड, द्विसंकर परीक्षार्थ क्रॉस। तो यहां पर गोल और पीला है और यहां पर झुर्रीदार और हरा है। ठीक है, तो यहां पर 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल। यहां पर एक ही प्रकार के बनेंगे। अब इनका क्रॉस करा देते हैं, तो क्या लक्षण प्रारूप मिला? 1:1:1:1। तो जितने प्रकार के युग्मक थे उतनी प्रकार के लक्षण प्रारूप, तो युग्मक के प्रकार पता चल गए, नहीं चल गए? ठीक है, पैतृक कॉम्बिनेशन कितने हैं यहां पर? पैतृक कॉम्बिनेशन का मतलब कि जो इनके पूर्वज थे, यानी कि गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, तो 2 हैं। और नए कॉम्बिनेशन कितने हैं? 2। तो 50% नए हैं और 50% पुराने हैं। अब यहां पर बात करते हैं एलिलिक इंटरेक्शन, कि एक ही जीन के 2 एलील एक दूसरे से किस प्रकार अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यदि एक ही जीन के 2 एलील, 2 प्रारूप एक दूसरे को प्रभावित करते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये एक डीएनए है और उस पर यहां एक जीन उपस्थित, और इसके 2 एलील ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी प्रकार अगर प्रभावित करते हैं, तो वो कहलाता है एलिलिक इंटरेक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है अपूर्ण प्रभावित। कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा में पुष्प के रंग में इसकी पहली बार खोज। उन्होंने देखा कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले के साथ कराया गया, तो वहां पर आने वाली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनका रंग गुलाबी। कैसा था? गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। और जब इस F1 पीढ़ी का यहां पर स्वपरागण कराया गया, तो आने वाली पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद का जो लक्षण प्रारूप था वो 1:2:1 आया। ठीक है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। ऐसे ही मटर का जो बीज होता है उसमें स्टार्च के कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, उनके साइज की बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहां पर क्या है कि यहां पर बड़े स्टार्च और यहां पर छोटा स्टार्च है। जब इनका क्रॉस कराया गया तो आने वाली पीढ़ी में मध्य आकार के स्टार्च के कण मिले, तो ये भी क्या है? ये भी अपूर्ण प्रभावित है। इसके बाद सह प्रभाविता की बात करते हैं। जब एक जीन के 2 एलील विषम युग्मजी अवस्था में अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित कर, 2 अलग अलग एलील हैं एक ही जीन के और अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आपने गाय देखी होगी, आपने सफेद गाय देखी है, आपने काली गाय देखी है, दोनों देखी है, और आपने सफेद और काली भी देखी है जिसमें दोनों रंग होते हैं। तो दोनों रंग अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं एक साथ, तब उसे हम कहते हैं सह प्रभावित। तो जैसे छोटे सींग वाले मवेशी में त्वचा का रंग, गाय की बात कर रहे हैं यहां पर, तो जैसे यहां पर लाल रंग की गाय है और उसका क्रॉस किससे करा रहे हैं? उसका क्रॉस यहां पर सफेद नहीं, सांड के साथ करा रहे। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी में रॉन, चितकबरा जिसे हम कहते हैं, रॉन प्राप्त होगा। और जब यहां पर इसका क्रॉस कराएंगे
तो आने वाली पीढ़ी में 1:2:1 प्राप्त होगा। तो ये सह प्रभाविता, दोनों एलील अपना अपना प्रभाव एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सह प्रभाविता। मनुष्य में ए बी रक्त समूह, ये भी सह प्रभाविता का लक्षण है। यहां पर मतलब एक नर है और यहां एक मादा है। मान लेते हैं नर में ब्लड ग्रुप ए है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए और इसका कैपिटल आई बी ऐसे है। तो आने वाली पीढ़ी में ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, यानी कि दोनों अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। एक और उदाहरण इसका आता है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। हंसिया के आकार की रक्त कोशिकाएं हो जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। तो यहां पर जो HbA और HbS ये वाहक है, इसका क्रॉस यदि दूसरे वाहक के साथ कराया जाए तो आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, यहां पर अच्छा इसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हो है, जिसमें ये होगा कुछ कोशिकाएं सामान्य होंगी, कुछ हंसिया के आकार की होंगी, ठीक है। और इसके साथ कराया जाए तो आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, कुछ का तो हैप्पी बर्थडे बचपन में ही हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां HbS एक साथ आएगा वो मर जाएगा, तो इसका अनुपात बदल जाता है, ठीक है। क्यों बदल जाता है बात आगे समझेंगे। अभी यहां पर सिकल सेल एनीमिया जो है वो किसका उदाहरण है, सहप्रभाविता का उदाहरण। अब बहु एलील की बात करते हैं। जब किसी, अभी तक हमने पढ़ा एक जीन के दो एलील, अब मैं कह रहा हूं एक जीन के दो से अधिक एलील उपस्थित हो, दो से अधिक एलील उपस्थित हो। जैसे मनुष्य में रक्त समूह, रक्त समूह कैसे, कैपिटल IA एक एलील है, कैपिटल IB दूसरा एलील है और स्मॉल I तीसरा एलील, तो 3 एलील हो गए, ठीक है। ये उपस्थित कैसे होते हैं, अब इस बात को समझो। ये यहां पर मेरे पास ये RBC की झिल्ली है, इस झिल्ली में यहां पर क्या है, ये कोई एंटीजन है H और यहां इसके साथ ए एंटीजन जुड़ा है, क्योंकि यहां पर कौन सा जीन एलील उपस्थित है, कैपिटल IA, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। IB होगा तो यहां एंटीजन बी जुड़ेगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। स्मॉल आई होगा तो यहां कुछ नहीं जुड़ेगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। और अगर एलील ए बी दोनों हैं तो दोनों बनेंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो किसी एक व्यक्ति में बहु एलील, केवल बहु एलील के केवल किसी एक व्यक्ति में 2 एलील एक बार में उपस्थित होंगे। लेकिन अगर सभी एलील का अध्ययन करना है तो पूरी समष्टि का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर हम पता। अगर मुझे जीनोटाइप का प्रकार निकालना है तो मेरे पास एक सीधा फॉर्मूला है, n गुणा n/1/2, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ एलील कितने हैं, 3, तो जीनोटाइप 6 आ गए, तो 6 जीनोटाइप बनेंगे। तो यानी कि मैंने इसके जीनोटाइप कौन कौन से होंगे, यहां पर कैपिटल आई कैपिटल ए और कैपिटल IA स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा। फिर इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी, इसका AB होगा और ये O होगा। तो 4 लक्षण प्रारूप हो गए और 6 यहां पर जीन प्रारूप हो। यदि कोई जीन हमारे पास है जिसके 4 क्या हैं, 4 प्रकार के एलील उपस्थित हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, उत्तर सामने, 10 प्रकार के इसके जीन प्रारूप बनेंगे। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता में क्या अंतर है, यह यहां से समझा जा सकता है कि रक्त समूह का कैपिटल IA और कैपिटल IB एक दूसरे के साथ सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, जबकि जबकि कैपिटल IA और IB के साथ अगर स्मॉल I का रिश्ता देखा जाए तो यहां पर ये दोनों इस पर पूर्ण रूप से प्रभावी, ठीक है। एक प्रश्न है, एक व्यक्ति का रक्त समूह समयुग्मजी ए का विवाह AB रक्त समूह वाली स्त्री से होता है, तो आने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो नर का जो यहां पर है, हमने क्या कहा, समयुग्मजी, तो कैपिटल IA ये होगा और महिला का दिया हुआ है, दोनों का क्रॉस करा दिया, तो आने वाली पीढ़ी में या तो रक्त समूह ए होगा या AB होगा, ना तो B होगा और ना O होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए अब इसके बाद बहुप्रभाविता की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं
जब कोई एक जीन एक से अधिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, एक जीन एक से अधिक प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। अभी तक एक जीन का एक ही प्रभाव था, अब एक जीन के एक से ज्यादा प्रभाव हो गए। जैसे मटर के बीज की संरचना वाला जो जीन है वो दो प्रभाव प्रदर्शित करता है, बीज का आकार और बीज के अंदर मिलने वाले स्टार्च के कणों का आकार, दो लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि क्रॉस मैंने बनाया है जिसमें ये कैसा है? गोल, और इसमें कैसा है? लार्ज, बड़े, मतलब इसमें स्टार्च के कण बड़े होंगे, और यहां पर कैसे होंगे? झुर्रीदार होगा, और स्टार्च के कण। मैंने इनका क्रॉस करा दिया, तो बीज तो गोल है, पूर्ण प्रभाविता है, लेकिन यहां पर स्टार्च के कण कैसे होंगे? मध्यम आकार के। तो दो लक्षण एक साथ प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रभाविता है वो किसी जीन का स्वात्य लक्षण नहीं है। मतलब हो सकता है एक जीन एक जगह प्रभावी है तो दूसरी जगह वो क्या हो गया? अप्रभावी हो गया, नहीं हो गया। तो इसका मतलब जो प्रभाविता है वो किसी जीन का स्वात्य नहीं है, उसका ऑटोनॉमस लक्षण नहीं है। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्त अल्पता, हंसिया के आकार की कोशिकाएं हो जाती हैं, आरबीसी का आकार हंसिया जैसा हो जाता है। आप सामने से आरबीसी को देखोगे ऐसी, साइड से देखोगे तो बीच में से ऐसे दबी हुई दिखाई देती है, लेकिन यहां पर हंसिया ऐसे हंसिया के, हंसिया जिससे अपन घास काटते हैं उसके जैसी हो जाती है। तो मनुष्य में गुणसूत्र नंबर 11 पर, है ना, अलिंगी गुणसूत्र है 11वां, उस पर एक जीन उपस्थित है HB, जो ग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और जो हेम के साथ जुड़कर क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब यहां पर HbA प्रभावी रूपांतरित या वाइल्ड टाइप है, और HbS प्रभावी रूपांतरित या म्यूटेंट है। तो ये जिसमें HbA HB होगा वो सामान्य आरबीसी होगा, HbA और HbS होगा वो वाहक होगा, दोनों प्रकार के आरबीसी प्रदर्शित करेगा, और इसकी भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाना है HbS HbS। अब यहां पर ये होता कैसे? तो यहां पर डीएनए है, इस डीएनए पर यहां कोडोन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो छठा कोडोन है यहां पर, ये छठा कोडोन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें होता है CTC। ठीक है, सामान्य रूप से इसका एमआरएनए बनता है, तो यहां पर क्या आएगा? GAC, और GAC यहां ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, तो छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है ग्लोबिन प्रोटीन में। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ इस जीन में म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, और यहां पर टी की जगह ए आ गया, ये बदल गई पोजीशन। अब एमआरएनए में भी चेंज हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा GUG, और जो वैलीन को कोड करता है, तो छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वैलीन, यहीं गड़बड़ हो गई। तो HbA जो जीन था, उसका एलील था, उसमें उत्परिवर्तन हुआ, छठी पोजीशन। समझ आया? अब होता क्या है? वैलीन की उपस्थिति के कारण जब O2 की कमी होती है बॉडी में और वो उपस्थित हो, तो ग्लोबिन प्रोटीन का बहुलीकरण हो जाता है, जिससे आरबीसी का आकार क्या होता है? हंसिया के आकार का हो जाता है। जैसे यंग आरबीसी सब गोल होंगी, तो गोल से फिर वो कैसी बनती है? ऐसी बाइकॉनकेव, लेकिन यहां पर वो हंसिया के आकार की बन जाती। तो ऐसा इसलिए होता है। लक्षण की बात करें तो भाई कौन कौन से? देखो, एक तो दात्र आरबीसी, आरबीसी दात्र जैसी हो जाए, मलेरिया के लिए प्रतिरोधी होगा, इन्हें पीलिया होगा, इनकी किडनी, इनका लीवर, इनका पैंक्रियाज, इनका स्प्लीन, ये सब प्रभावित होंगे। और सिकल सेल क्राइसिस, धमनियों में रक्त के रुकने का के वजह से दर्द होगा। तो ये क्या हो गया? बहुजीन, मतलब बहुत सारे लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो बहुप्रभावी जीन। कोशिका द्रव्य वंशागति, कोशिका द्रव्य वंशागति मतलब जब कोशिका द्रव्य, ये चीज पहली बार कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा के पत्तियों के रंग में देखी। ठीक है, अब यहां पर जैसे मेरे पास एक कोशिका है, तो ये उसका केंद्रक है, और केंद्रक में डीएनए होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डीएनए होगा, और जहां भी डीएनए वहां जीन होंगे। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन उपस्थित हैं, इन्हें जब इनकी वंशागति होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य वंशागति। तो जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य वंशागति। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाता है। जैसे मिराबिलिस जलापा में पत्ती का रंग, तो हरी पत्ती से हम नर मान रहे हैं, पीली पत्ती मादा मान रहे हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, उसमें सभी की पीली पत्ती मिलेगी। जैसे आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया अपनी माता से मिला है, पिता का उसमें कोई रोल नहीं है। तो मिराबिलिस जलापा की पत्ती का रंग, जो जीन है, पत्ती के रंग का जो जीन है, वो हरित लवक पर उपस्थित है, के डीएनए पर उपस्थित है। हरी पत्ती का पीली पत्ती के साथ क्रॉस कराए, लेकिन मादा हरी वाली ले ले, तो आने वाली पीढ़ी में सारी पत्तियां हरी हो जाएगी। वेरीगेटेड लीफ, चकत्तेदार पत्ती, इसमें क्या होता है? इसमें पत्ती का कुछ भाग पीला है और कुछ हरा है। ये तो पीला हो गया, और ये वाला भाग कैसा है? ये हरा भाग है। ऐसी पत्ती, तो यदि हरी पत्ती का वेरीगेटेड के साथ कराए तो आने वाली सारी पत्ती हरी होंगी। लेकिन अगर मादा वेरीगेटेड है तो आने वाली हरी भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है और वेरीगेटेड भी। ये मामला बदल जाता है। इसके बाद आता है क्रोमोसोम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवांशिका गुणसूत्रीय सिद्धांत। आनुवांशिक का गुणसूत्रीय सिद्धांत सबसे पहली बार किसने दिया? वो दिया सटन व बोवेरी। किसने दिया? सटन व बोवेरी। अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करते हुए इन्होंने क्या देखा कि गुणसूत्र उसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जैसा मेंडल के द्वारा बताए गए कारक करते थे, और वंशागति का भौतिक आधार गुणसूत्र है। भौतिक आधार मेंडल साहब नहीं बता पाए, ये सटन और बोवेरी ने बताया कि गुणसूत्र वो चीज है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये गुणसूत्र दिए हुए एनसीईआरटी वाले, दो समजात गुणसूत्र हैं। ये दो समजात हैं और ये दो समजात हैं। यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल बी है। तो एस फेज में क्या होगा? गुणन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, और अब इनका यहां पर क्या होगा? पृथक्करण। और पृथक्करण के बाद आगे इनसे क्या बनेंगे? युग्मक। तो कौन कौन से? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दो प्रकार के बने। लेकिन कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है कि पीले वाला इधर आ जाए और ये ऑरेंज वाला इधर चला जाए। वही चीज इस वाले डायग्राम में समझाई गई। तो चार प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी। चार प्रकार के युग्मक का यहां पर निर्माण किया जाता है। तो यहां पर एक तालिका दी हुई है जिसमें क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार की तुलना की गई है। तो जोड़े में होते हैं, कौन होते हैं जोड़े में? दोनों जीन और एलील दोनों होते हैं। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार से विसंयोजित है कि युग्मक में देखो यहां यहां दोनों एक ही बात लिखी हुई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। असली अंतर आता है यहां पर, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजी होते हैं और एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। तो ये जीन के विषय में है और ये गुणसूत्र के विषय में। सहलग्नता क्या होती है? तो सबसे पहली बार सर्वप्रथम सहलग्नता के विषय में किसने बताया? वो बताया टी एच मॉर्गन। तो मॉर्गन को सहलग्नता का पिता भी कहा जाता है या प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। इन्होंने अपना जो कार्य था वो फल मक्खी पर किया, सारे एक्सपेरिमेंट उस पर किए। इसे कहते हैं जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। मेलानोगैस्टर में ऐसे क्या गुण हैं, ऐसी क्या खूबी है कि भाई उसे लिया गया? तो छोटा आकार, उसका आकार बहुत छोटा है, संतति की संख्या बहुत अधिक होती है, नर व मादा स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं, निषेचन बहुत आसानी से कराया जा सकता है,
स्वनिषेचन संभव है और एक्स वाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये वो सारे कारण थे जिस वजह से ड्रोसोफिला को लिया गया। इसके बाद सहलग्नता या लिंकेज क्या होता है, तो किसी गुणसूत्र पर भौतिक रूप से विभिन्न जीनों का एक साथ उपस्थित होना क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। तो ऐसे जीन सहलग्न जीन कहलाते हैं जो एक साथ उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक गुणसूत्र है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस गुणसूत्र पर ये अलग अलग मैं जीन प्रदर्शित कर रहा हूं। तो ये सारे जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस गुणसूत्र के साथ क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो ये एक सहलग्न समूह है सारे जीन का, और इन दो जीन का एक साथ उपस्थित होना सहलग्नता है। ठीक है, सहलग्नता का पता कैसे किया जाता है, तो याद रखना सहलग्नता का टेस्ट क्रॉस से पता लगाते हैं। टेस्ट क्रॉस में पैतृक और नए जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उनका जो रेशो आता है वो आता है 1:1, यानी कि 50% यहां पर पैतृक जो बने होंगे वो होंगे, और 50% यहां पर नए कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, तो यहां पर 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं जहां पर सहलग्नता नहीं होती, लेकिन जहां सहलग्नता होगी वहां पर 2 प्रकार के ही युग्मकों का निर्माण होगा। तो टीएच मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला के चयनित लक्षण, कौन कौन से लक्षण उन्होंने चयन किए, तो शरीर का रंग भूरा और पीला दो लिए। इसमें ये वन्य प्रकार प्रभावी लक्षण है और वाई अप्रभावी लक्षण है, यानी कि पीला, पीला येलो स्मॉल वाई है। आंखों का रंग लाल वन्य प्रकार, यानी कि R+ से दिखा रहे प्रभावी है। श्वेत कैसा है, वो अप्रभावी है। पंखों का आकार सामान्य कैसा है, वन्य प्रकार। और लघुत्तर कैसा है, अप्रभावी। तो एक प्रभावी एक अप्रभावी, और ये तीनों जीन जो इन लक्षणों को कंट्रोल करते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अब यहां पर ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, यहां एक मादा ड्रोसोफिला है। मादा ड्रोसोफिला में एक्स एक्स गुणसूत्र है, ये एक्स गुणसूत्र है, इस पर एक जीन यहां उपस्थित है, वाई वाला यहां, डब्ल्यू वाला यहां, वाई वाला यहां, डब्ल्यू वाला यहां। तो स्मॉल वाई पीला और स्मॉल डब्ल्यू श्वेत। तो आंख का रंग श्वेत है इसका, और शरीर का रंग पीला है। दूसरी तरफ आते हैं, नर ड्रोसोफिला की बात करते हैं, तो नर ड्रोसोफिला में एक्स एक होगा और वाई एक होगा। वाई पर जीन होते ही नहीं, वाई पर तो कोर होते होंगे। तो यहां पर इसमें मैंने लिखा है Y+W+, यानी कि दोनों ही किस रूप में है, प्रभावी। तो भूरा बॉडी का रंग है और लाल आंख का रंग है। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहां से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक प्रकार के, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। यहां से 2 प्रकार के, एक एक्स वाला एक वाई वाला। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहां पर जितनी भी मादाएं बनेंगी उन सब का बॉडी का रंग भूरा और आंख का रंग लाल होगा, जबकि आने वाले संतति में जो भी नर होंगे उनका पीला और श्वेत होगा। ये नर है, ये मादा है। अब इसके बाद इनका टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ये टेस्ट क्रॉस है जिसे एनसीईआरटी में द्विसंकर संकरण लिखा हुआ है। द्विसंकर संकरण से नहीं कर सकते, क्योंकि द्विसंकर संकरण का तो कभी 1:1 आता ही नहीं। तो सही मायने में ये परीक्षार्थ परीक्षार्थ क्या है, टेस्ट क्रॉस संकरण है। तो यहां पर ये मादा जो है वो विषम युग्मजी है, Y+ और W+ यहां पर एक प्रभावी है और एक अप्रभावी, जबकि नर अप्रभावी है। तो नर में 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, मादा में 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहां से नर युग्मक, यहां से मादा, नर मादा, नर मादा, ऐसे ये संतति बन गई। यहां पर ये जो संतति यहां पर आई, जब मैंने इन संतति को देखना शुरू किया तो मुझे इससे 98.7% पैतृक संयोजक दिखाई दिए। कोई कौन से, भूरा लाल या श्वेत पीला और श्वेत, ये वाले। लेकिन नए कितने दिखाई दिए कि भाई भूरे के साथ श्वेत आ जाए, पीले के साथ लाल आ जाए, तो केवल 1.7%। नए संयोजन 50% से कम है और पैतृक संयोजन 50% से बहुत अधिक है। तो इसलिए ये क्या है, यहां पर ये 2 जीन आपस में सहलग्न है। इसी प्रकार से दूसरा क्रॉस बनाया जाता है जिसमें यहां पर नर मादा, श्वेत आंख है और लघु उत्तर पंख है। यहां पर वन्य प्रकार है, लाल आंख है और सामान्य पंख है। तो जब इनका क्रॉस कराया गया तो आने वाली पीढ़ी में सारी मादाएं वन्य प्रकार की थी और नर्स कैसे थे, श्वेत और लघु उत्तर पंख वाले। लेकिन जब इनका क्रॉस कराया गया, ठीक है,
टेस्ट क्रॉस है ये पूरी तरह से। तो 62% जन प्रकार मिले, 62.8, और 37.2 प्रकार क्या मिले, पुनर्संयोजन दोबारा से जो बने। तो यहां पर एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है, और वो क्या है कि यहां पर जन के 50% से ज्यादा है और पुनर्संयोजन 50% से कम है, तो यहां भी सहलग्नता है। अब बात आती है, ये हमें यहां देखने को मिला, इसका मतलब यहां से एक बात हमें समझ आती है कि ये तीनों जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। वो कौन सा है, एक्स। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, लेकिन Y और W के बीच में पुनर्संयोजन कम बने हैं, Y और M के बीच में ज्यादा बने हैं। तो इसका मतलब यहां से जो नए संयोजन का ये जो हमारे पास यहां से डाटा आ रहा है, इससे हम बता सकते हैं कि इन दो जीन के बीच में दूरी कम है और इनके बीच में इससे ज्यादा दूरी है। समझ आ गया? तो इसका मतलब सहलग्नता दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है दो जीन की दूरी के। जीन विनिमय समानुपाती होता है दूरी के, जितनी ज्यादा दूरी उतनी। तो सहलग्नता जीन विनिमय का आपस में क्या संबंध हो गया, सहलग्नता जीन विनिमय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनके बीच का जितना डिस्टेंस होगा सहलग्नता उतनी ही कम होगी। अब प्रकार अपूर्ण सहलग्नता, प्रकृति में बहुत सामान्य रूप से मिलने वाली सहलग्नता अपूर्ण है। यहां पर कुछ नए संयोजन पुनर्संयोजन होंगे और टेस्ट क्रॉस में जन संयोजन 50% से अधिक होंगे। एक होता पूर्ण सहलग्नता, तो प्रकृति में सामान्य नहीं होती, बहुत कम देखने को मिलती है। टेस्ट क्रॉस में केवल जनकीय संयोजन प्राप्त होंगे, जैसे नर ड्रोसोफिला और मादा सिल्क मोथ में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद सहलग्न समूह, तो एक गुणसूत्र पर जितने भी जीन उपस्थित हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, सहलग्न समूह कहा जाता है। जैसे मनुष्य की यदि मैं बात करूं तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 है, लेकिन उसके युग्मक में 23 गुणसूत्र होंगे, और इन 23 गुणसूत्रों में जितने भी जीन है वो एक साथ स्थानांतरित होंगे, तो सहलग्न समूह 23 हो गया। मटर की बात करें तो कुल 14, और इसकी हैप्लॉइड कितना हो गया, 7, अगुणित संख्या। तो इसकी गुणसूत्र सहलग्न समूह कितना हो गया, 7। ठीक है, तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर क्या होगा, सहलग्न समूह। जितने अगुणित सूत्र उतने सहलग्न समूह, ये बात याद रखनी है। इसके बाद आता है सेक्स लिंकेज, या जिसे हम कहते हैं लिंग सहलग्नता। यहां पर दो गुणसूत्र दिखाए गए हैं मनुष्य के, एक एक्स गुणसूत्र है, एक वाई गुणसूत्र। क्या है ये दोनों, ये गुणसूत्र हैं। यहां पर एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र उपस्थित है। एक्स पर ये जीन दिखा रखे हैं मैंने, वाई पर भी जीन है, किंतु यदि मैं ध्यान से देखूं तो कुछ जीन ऐसे हैं जो केवल एक्स पर उपस्थित है, वाई पर नहीं, वो कहलाते हैं एक्स सहलग्न जीन। कुछ ऐसे जीन हैं जो एक्स वाई दोनों पर हैं, तो वो कहलाते हैं एक्स वाई सहलग्न जीन, सहलग्न जीन। लेकिन कुछ ऐसे जीन हैं जो केवल वाई गुणसूत्र पर उपस्थित है, वो कहलाते हैं वाई सहलग्न जीन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम जीन को देख सकते हैं। अब उसी हिसाब से इनके आगे किस प्रकार से जो इनके लक्षण है वो जाएंगे, वो देखते हैं। एक्स वाई सहलग्न जीन नर व मादा दोनों में उपस्थित होंगे, दोनों में उपस्थित होंगे, एक्स वाई दोनों में उपस्थित होंगे। नर व मादा इन जीन के लिए समयुग्मजी और विषम युग्मजी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्स 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 वाई दोनों में उपस्थित होंगे। एक्स सहलग्न जीन नर व मादा दोनों में उपस्थित होंगे, मादा सम या विषम युग्मजी हो सकती है, लेकिन नर सदैव इनके लिए क्या होगा, हेमीजाइगस। वाई सहलग्न केवल नर में उपस्थित होते हैं, और ये लक्षण हॉलैंड्रिक कहलाते हैं। हॉलैंड्रिक मतलब जो नर से नर में ही स्थानांतरित होते हैं, मादा में इनमें कोई रोल नहीं होता। एक्स वाई सहलग्न से शुरू करते हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसे कहते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, मतलब स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जीन है जो फोटो एक्टिव एंजाइम बनाता है,
जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उससे बचाता है। लेकिन अगर इसमें रूपांतरण हो जाए जीन में, तो ये इसे बनाना बंद कर देगा और यहां पर कैंसर होना शुरू हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। इसे कहते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, नर मादा दोनों में उपस्थित होगा। ठीक है। वाई सहलग्न केवल नर में उपस्थित होता है, जैसे कानों पर बालों का आना। देखे होंगे आपने, बड़े बड़े बाल आते हैं, तो यकीन मानिए अगर आपके दादाजी पिताजी उनके कानों पर बाल हैं तो आपके निश्चित आएंगे। ये हॉलैंड्रिक कैरेक्टर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नर से नर में स्थानांतरित होता है। या स्राय जीन टीडीएफ बनाता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वृषण निर्माण में इसका कार्य होता है, तो ये भी नर में ही उपस्थित होता है। इसके बाद आते हैं एक्स सहलग्न, और एक्स सहलग्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभावी। एक्स सहलग्न प्रभावी जिसमें स्यूडोरिकेट्स, वो हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियों का मुड़ना, लेकिन ये विटामिन डी देने के बाद भी या कैल्शियम देने के बाद भी ठीक नहीं होता, बना रहता है। तो ये कैसा है? आनुवांशिक लक्षण है। एक्स सहलग्न की अब बात करते हैं, वो जीन जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, वाई पर नहीं होते। एक्स सहलग्न जैसे हीमोफीलिया, खून का थक्का नहीं बनता इसमें। ठीक है। तो लक्षण प्रारूप जैसे मादा है तो एक्स एक्स है तो सामान्य होगी, एक्स और दूसरा एक्स नॉर्मल है, तो लक्षण प्रारूप में ये सामान्य है। ठीक है। और जिसके दोनों ही एक्स पर क्या हो, हीमोफीलिया वाला जीन हो, मतलब अप्रभावी जीन हो, तो वो रोगी होगा मादा के मामले में। तो मादा का मामला यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन जीन प्रारूप में ये सामान्य, इसे वाहक कहते हैं और इसे रोगी कहते हैं। नर में बेचारे में दो ही कंडीशन ऐसी होती है, एक्स वाई सामान्य सामान्य, और एक्स एच हो गया तो रोगी रोगी होगा, दोनों का। तो वर्णांता भी इसी तरह से आता है, रंग का भेद नहीं करते। लाल रंग प्रोटेनोपिया कहलाता है, हरा रंग ड्यूटेनोपिया कहलाता है, और नीला रंग ट्राइटेनोपिया कहलाता है। इसका पता करने के लिए इशिहारा कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको इसमें कोई शब्द दिखाई दे रहा हो छुपा हुआ जहां विभिन्न रंग बने हुए हैं, तो आप ठीक है, और नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब आपको वर्णांता हो सकती है। नहीं, वो ऐसा कार्ड होता है तो बहुत सारे रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाते, इसे इशिहारा कार्ड कहते हैं, जिससे वर्णांता का पता किया जाता है। तो यहां पर लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, मादा की यदि बात करें तो मादा में एक्स एक्स सामान्य, लक्षण भी और जीन भी। लेकिन एक्स बी और एक्स एक्स हो जाए तो सामान्य और वाहक, और दोनों पर आ जाए तो रोगी रोगी। बेचारा नर में फिर वही कंडीशन है, अगर एक्स बी है तो दोनों जगह रोगी होगा, और एक्स वाई है तो सामान्य होगा। यदि एक स्त्री को एल्बिनिज्म भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है और वर्णांता भी है, पहली तो बात जीवित क्यों है, लेकिन चलिए मान लेते हैं तीनों चीजें हैं के लिए वाहक है, अतः सभी रोगों के लिए युग्मक की प्रायिकता क्या होगी? तो उसमें यह कंडीशन हो गई, वर्णांता के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए, और हिमोफीलिया क्या नाम, सिकल सेल एनीमिया के लिए वाहक है एच बी ए और एच बी एस, और इसके लिए भी क्या है, वाहक है। तो प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, प्रायिकता का मतलब ऐसे युग्मक कैसे होंगे जिनमें स्मॉल ए भी हो, एच बी एस भी हो और एक्स भी हो, ये वाले। तो बहुत सीधी सी बात है कि यहां से इसके आने की प्रायिकता 1/2, यहां से इसके आने की प्रायिकता 1/2, यहां से इसके आने की 1/2, तो 1/8 12.5%। जितने युग्मक बनेंगे उसमें से 12.5% युग्मक कैसे होंगे? आगे बढ़ते हैं, लिंग निर्धारण। तो किसी भी जीव में जीवन की प्रारंभिक अवस्था में लिंग का निर्धारण क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है, प्रारंभिक अवस्था में ही। तो पहला आता है निषेचन के आधार पर, प्रोगैमिक, यानी कि पूर्व निषेचन, निषेचन से पहले ही कर दिया जाए जैसा मधुमक्खी में होता है। ठीक है। अनिषेक जनित अंडे नर ड्रोन बनते हैं और निषेचित अंडों से मादाएं बनती हैं। सिनगैमिक यानी कि निषेचन के समय तो क्या होगा, जैसा मनुष्य में होता है। और एपिगैमिक निषेचन के बाद जैसा मगरमच्छ में होता है, मगरमच्छ में निषेचन हो गया उसके बाद डिसाइड होगा टेम्परेचर के आधार पर कि नर बनना है या मादा बनना है। तो 3 प्रकार से निषेचन के आधार पर हो गया। अब आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जो विल्सन और स्टीवन ने दिया। तो गुणसूत्र को यदि देखा जाए तो 2 प्रकार के गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं अलिंगी, अलिंगी मतलब जिन पर लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होते, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम या जिन्हें लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है।
ये दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें एक्स होता है, एक वाई होता है। एक्स हेनकिन ने डिस्कवर किया था, वाई स्टीवन ने डिस्कवर किया था। मनुष्य में कुल 2n = 46, 46 है, जिसमें से 44 अलिंगी गुणसूत्र है, अलिंगी, और 2 लिंगी गुणसूत्र है। कौन कौन से? एक्स और वाई। ठीक है। तो यहां पर होमोमॉर्फिक मतलब जब दोनों सेक्स क्रोमोसोम, दोनों लिंगी गुणसूत्र आकारिक रूप से समान हो, जैसे मादा में जैसे 22 + x सब एक जैसे होंगे, लेकिन नर में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। 50% युग्मक ऐसे होंगे जिनमें x होगा और 50 ऐसे होंगे जिनमें y होगा। तो विषम युग्मकी, दो भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं। अब यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, एक्स 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 वाई प्रकार का। तो नर यहां पर कैसा होता है? विषम युग्मकी होता है। नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं और मादा में एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो नर और मादा के आने की जो प्रायिकता है वो 1-1, 50-50% होती। तो मनुष्य ड्रोसोफिला, कॉक्सीनिया, मिलेंड्रियम में ये होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए महिलाएं नहीं, पुरुष जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। दूसरा आता है ZZ प्रकार। यहां पर नर 2a, यानी कि ये तो ऑटोसोम हो गए, और ये यहां पर क्या हो गए? गुणसूत्र। ठीक है। तो जो नर है उसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं और मादा में दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहां पर जो मादा है वो विषम युग्मकी है, इसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मक बने। ठीक है। तो यहां पर आने वाली पीढ़ी में संतान की लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, ये मादा के युग्मक पर निर्धारित करता है। तो 50% और 50% मादा। मादा ऐसा किसमें होता है? पक्षी, मछली और अधिकतर सरीसृप में ऐसा देखने को मिलता है। एक्स एक्स एस एक्स ओ प्रकार के देखें, एक्स ओ मतलब ये 0 है, यानी कि है ही नहीं, एक कम होगा। तो यहां पर जो मादा होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या सम होती है और नर में विषम होती है, गुणसूत्र कम होता है। तो यहां दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, यहां एक तो विषम युग्म की नर हो गया, जैसा किसमें होता है? ग्रास ऑपर, टिड्डे में, कॉकरोच में, एस्केरिस पेट में जो कीड़े होते हैं उनमें, और वेलिसनेरिया में ऐसा देखने को मिलता है। एक और यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मधुमक्खी में, जिसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि जो मादा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n 32, और यहां पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। अब अनिषेचित जो अंडे हैं वो नर बनाएंगे और निषेचित अंडे यहां पर क्या बनाएंगे? मादा। समझ आया? नर में माइटोसिस, समसूत्री विभाजन द्वारा, किस द्वारा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण। ठीक है। और यहां पर ये मादा युग्मक से संलयन करेगा और यहां पर क्या होगा? ये सब मादाएं होंगी। ठीक है, ये सब नर होंगे। और मादा और मादाओं में भी दो प्रकार होंगे, एक रानी मक्खी होगी और एक जो वर्कर होंगे, काम करने वाली मक्खी। काम करने वाली मक्खी क्या होती हैं? स्टराइल होती हैं, वो आगे जन्म नहीं दे सकती। लेकिन जो रानी मक्खी होती है उसे रॉयल जेली खिलाई जाती है, जिस वजह से वो आगे निषेचित करती है, अंडे बनाती है और आगे जन्म दे सकती है। इसके बाद अब बात आती है कि भाई मनुष्य में अगर हमें पता करना हो कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं तो कैसे किया जाए, क्योंकि यहां यह संभव नहीं है कि यहां क्रॉस करा दिया जाए, इनके बीच में सेल्फिंग करा दी जाए, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए यहां पर वंशावली विश्लेषण होता है, जिसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। तो मनुष्य में जो लक्षणों की वंशागति है उसका अध्ययन वंशावली विश्लेषण द्वारा किया जाता है। तो किसी प्रकार की पीढ़ियों में जो क्रम है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आई, उसमें कौन थे, तीसरी में कौन थे, चौथी में कौन थे। गांव में आज भी ऐसा होता है, भाट लोग आते हैं तो उनके पास पूरा लिखा होता है विवरण। ठीक है। तो उसे वंशावली कहते हैं। संकेत समझ लीजिए। नर का जो संकेत है वो इस प्रकार से होता है, मादा का गोल होता है। यदि इस गोल में ऐसे ऐसे डार्क कर दें या इस चकोर में ऐसे ऐसे कर दें तो नर,
ये प्रभावित है किसी भी रोग से, किससे, तो मादा भी इसी प्रकार से होगी। लेकिन अगर वो आधा ही ऐसे किया गया हो तो विषम युग्मजी अवस्था को दर्शाता है। नर व मादा विषम युग्मजी अवस्था। अच्छा, यदि बीच में एक बिंदु लगा हो ऐसे तो वाहक। अगर ऐसे दिखाया हुआ है तो विवाह को प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार से ये जनक हो गए और ये इनकी संतति हो गई। और अगर ऐसे खींच के एक डॉट लगा हुआ है तो भैया अभी तक जन्म नहीं हुआ, वेटिंग में है। अब यहां पर यदि बीच में दो लाइनें खींची हुई हैं नर मादा के, तो निकट संबंध में विवाह को प्रदर्शित करता है। तो ये सारे वो सिंबल हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कुछ और सिंबल है, जैसे अगर इस प्रकार से बनाया जाए तो ये जुड़वा को प्रदर्शित करता है। अब जुड़वा भी दो तरह से, ये तो जुड़वा है, नर मादा कुछ भी हो सकता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन यहां पर यदि इनके बीच में लाइन खींच दी जाए, इधर भी नर है, इधर भी नर है, ऐसे, तो है तो ये जुड़वा, लेकिन एकल युग्मजी जुड़वा, एक युग्मनज से ही बने हुए जुड़वा। और पांच, और इस प्रकार से हमने बना दिया, तो पांच प्रभावित किंतु लिंग ज्ञात नहीं है। ये नर है मादा है ये नहीं पता, लेकिन पांच प्रभावित है ऐसा हमें पता है। तो यहां पर ऐसे हमने एक चार्ट बनाया, तो ये पहली संतति को, पहली पीढ़ी को दर्शा रहा है, ये दूसरी को, ये तीसरी को। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे पीढ़ियां बनती चली जाती हैं। सबसे पहले कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, कैसे याद रखें? हमें याद रखना है यदि माता प्रभावित है तो सभी संतति प्रभावित होंगी। जैसा यहां पर देखने में आ रहा है कि भाई माता प्रभावित है और इनकी सारी संततियां प्रभावित हैं। आप बोलोगे प्रभावित नहीं, अरे भाई ये तो इनकी बहू है, ये मम्मी पापा, ये इनका लड़का, ये लड़की, ये लड़का, ये लड़की, फिर इनकी आगे शादी हुई, इनके बच्चे हो गए। तो देखो, नर प्रभावित था, मां प्रभावित थी, आगे प्रभावित है। लेकिन जैसे ही मां प्रभावित हुई तो संततियां प्रभावित होना प्रारंभ हो गई। समझ आया? तो क्या ऐसा प्रदर्शित कर रहा है? कोशिका द्रव्य वंशागति को प्रदर्शित करता है। वायु सहलग्नता की बात करते हैं। वायु सहलग्नता का कैसे पता चलेगा? नर से नर में स्थान, यदि नर प्रभावी है, आने वाली पीढ़ी में भी नर है, उससे आने वाली पीढ़ी में भी नर है, तो वायु सहलग्नता को प्रदर्शित करता है। इसमें पुत्रियां प्रभावित नहीं होती। अब इसके बाद आता है अलिंगी प्रभावित। अब इस बात को गंभीरता से समझिए कि यहां पर अलिंगी प्रभावी, यदि यदि माता पिता प्रभावित है तो कोई संतान सामान्य दिख सकती है, ऐसा मुझे पीढ़ी में देखने को मिल सकता है। और यदि माता पिता सामान्य है तो कोई भी संतान प्रभावित नहीं होगी। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लेना ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जैसा यहां पर देखने में आ रहा है। माता पिता सामान्य है तो उनके आने वाली पीढ़ी सारी सामान्य। इस नियम से मुझे पता चल गया कि ये अलिंगी प्रभावी की क्या है, वंशावली विश्लेषण है। तो ये यहां पर कैसा है? ये हेटेरोजाइगस है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए दिखा रखा है, और यहां पर स्मॉल ए दिखा रखा है। तो इसका सामान्य होने का कारण ये, और ये असामान्य, मतलब ये प्रभावी हो गया, ये प्रभावी हो गया, और ये प्रभावी हो गया। लेकिन ये प्रभावी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां से रोग पहुंचा ही नहीं, तो इसकी सारी पीढ़ी बढ़िया निकल गई। ऐसा इसलिए हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोसोमल रिसेसिव की अलिंगी अप्रभावी की बात करते हैं। तो याद रखना है कि जब माता पिता सामान्य हो तो हो सकता है उनकी कोई संतति प्रभावित हो जाए, और यदि माता पिता प्रभावित है तो उनकी कोई भी संतति सामान्य नहीं हो सकती, वो असामान्य ही होगी, जैसा इस वंशावली में देखने को मिलता है। माता पिता दोनों सामान्य हैं लेकिन इनके बच्चे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। माता पिता दोनों सामान्य हैं लेकिन एक बच्चा प्रभावित है। ऐसा कब होगा? जब वंशावली कैसी होगी? अलिंगी अप्रभावी होगी। अब इसके बाद डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? आनुवांशिक विकार है, तो 21वां जो गुणसूत्र होता है वो एक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि वहां दो गुणसूत्र होने चाहिए थे, तीन हो जाते हैं, मतलब जोड़े की जगह तीड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये लैंक्स डाउन ने इसकी खोज की थी। इसमें जो रोगी होता है उसका कद छोटा होता है, छोटे गोल सिर होता है, जीभ में खांच, गड्ढा होगा बीच में, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ। ठीक है, जीभ में खांच होगी, मुंह आंशिक रूप से, चौड़ी हथेली होगी यहां पर, और हथेली में ऐसे आर पार क्या होगी? यहां आर पार
रेखा होगी, जैसे आप में ये आर पार नहीं है, उसमें ऐसा आर पार होगी, एक ही रेखा होगी। ठीक है, पाम कीज बोलते हैं इसे, पाम कीज। ठीक है, शारीरिक मन प्रेरक साइटोक्रोम, मतलब ऐसे टाइप का आपको दिखाई देगा। तो 21, इसे कहते हैं 21 ट्राइसोमी, यानी कि 21वें स्थान पर 2 समजात गुणसूत्रों की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसके बाद अगला आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है? ये लिंगी ट्राइसोमी है, यानी कि एक्स गुणसूत्र का बढ़ जाना, वाई मतलब एक एक्स का बढ़ जाना। कैसे? तो इस अनुवांशिक विकार में एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, तो 47 गुणसूत्र होंगे। तो मादा लक्षण प्रदर्शित करेगा, गायनकोमैस्टिया हो जाता है, वक्षस्थल बन जाते हैं पुरुष में। और ये पुरुष, ना तो ये पुरुष होते ना ये स्त्री होते, बीच वाली चीज बनती है, उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। इस विकार में जो एक्स गुणसूत्र है वो कम हो जाएगा, एक या वाई का कम हो जाए तो भी ये कंडीशन बनेगी, तो 44 प्लस एक्स तो 45 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो यहां पर अंडाशय बिल्कुल अल्प विकसित होगा, द्वितीयक सेक्सिक जो लक्षण है, लैंगिक लक्षण है, वो यहां पर नहीं दिखाई देंगे, बांझपन होगा। ये सारी चीजें यहां पर टर्नर सिंड्रोम में दिखाई देती हैं। और इसी के साथ यहां पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।